हेलो स्टूडेंट्स। प्रेजेंटली हम थर्ड यूनिट स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। और इसमें हमने कल फ्रिक्शन स्टार्ट किया था, मींस जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो जिसमें हम फ्रिक्शन की टाइप्स एंड लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ये डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन। मीन्स एडवांटेज, फ्रिक्शन की एडवांटेज क्या क्या हैं और फ्रिक्शन की डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो हम दोनों ही पॉइंट डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस भी एंड डिसएडवांटेजेस भी। और उसको हम एक लाइन में कह सकते हैं, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल जस्टिफाई। मतलब नेसेसरी भी है और ईवल भी है। जस्टिफाई करो, जस्टिफाई इन द सेंस वी हैव टू टेल्स अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन। तो देखिए हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है दैट इज फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल। फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल। और इसको क्या करना है, हमने जस्टिफाई करना है, दैट इज जस्टिफाई। क्लियर? जस्टिफाई का मतलब क्या है बेटा, कि हमने बताना है कि फ्रिक्शन नेसेसरी भी है, ईवल भी है। नेसेसरी मीन्स एडवांटेज और ईवल मतलब डिसएडवांटेज। क्लियर? तो हम फ्रिक्शन की एडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे एंड फ्रिक्शन की डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। तो यहां पे आप बताएंगे, नाउ फ्रिक्शन हैविंग advantages as well as disadvantages, hence we can say that friction is necessary evil. Friction is necessary evil। और फ्रिक्शन क्या है, इसी वजह से नेसेसरी ईवल है कि फ्रिक्शन की एडवांटेजेस भी हैं और फ्रिक्शन की क्या है बेटा, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस स्टडी कर लेते हैं, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। क्लियर? दैट इज एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। अब देखो, फ्रिक्शन की अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो नंबर ऑफ एडवांटेजेस हैं। नंबर ऑफ एडवांटेजेस का मतलब क्या है, हर जगह फ्रिक्शन का यूज़ है। मतलब आप ये देखिए, आपकी जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स चल पाते हैं, व्हीकल्स में ब्रेक अप्लाई हो पाते हैं। ऑल दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड सॉरी। क्लियर? तो क्या बताओगे, द व्हीकल्स कैन मूव ऑन द रोड और ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन द रोड या ब्रेक्स आर अप्लाइड। ऑल दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। क्लियर? तो आप क्या बताओगे, द फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ द व्हीकल एंड रोड helps in moving the vehicles। क्या बताएंगे, helps in moving the vehicles over the road और brakes are applied in the vehicle। तो क्या बताएंगे, the friction between tire of the vehicle and the road helps in moving as well as in braking system of the vehicles, in
braking system as well as in brake of the vehicles. क्लियर? जो टायर ऑफ द व्हीकल और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन हेल्प करता है बेटा इन मूविंग एज वेल एज इन ब्रेक ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स के ब्रेक में और व्हीकल्स के मूव करने में दोनों ही जगह हेल्पफुल है। क्लियर? इसके अलावा बेटा देखो, नोटबुक और पेन की टिप के बीच में फ्रिक्शन है, इस वजह से मैं नोटबुक पे लिख पा रहा हूं। चौक और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन होता है, इस वजह से बोर्ड पे लिख पाते हैं। क्लियर? तो आप क्या बताओगे? द फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ पेन। क्लियर? जो आपका पेन है उस पेन की टिप, द फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन एंड नोटबुक हेल्प्स इन राइटिंग द नोटबुक या इन राइटिंग द something in notebook। नोटबुक मतलब हम ये कह सकते हैं बोर्ड और चौक के बीच में भी फ्रिक्शन है, पेन और नोटबुक के बीच में भी फ्रिक्शन है, और इसी वजह से हम क्या है लिख पाते हैं, कैरिड आउट कर पाते हैं। इसके अलावा बेटा जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शन होता है तभी हम उन दोनों को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं बेटा, स्टिच कर पाते हैं। और हम हमारे चलने में भी क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन हेल्पफुल होता है। फ्रिक्शन हेल्प्स इन वॉकिंग। इवन जो आप चलते हैं, दौड़ते हैं, उसमें भी क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन हेल्प करता है। क्लियर? तो हम एक तरह से ही कह सकते हैं, अगर आपने दीवार पे नेल लगानी है, दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ स्टिच करना है, एक दूसरे के साथ चिपकाना है, तो उसमें भी क्या होता है बेटा, आपका फ्रिक्शन ही हेल्पफुल होता है। क्लियर? तो आप ये कह सकते हैं फ्रिक्शन की एडवांटेजेस बहुत सारी हैं। क्लियर? अगर हम ये कह दें कि फ्रिक्शन ना हो तो इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन वी आर नॉट एबल टू वॉक ऑन द अर्थ सरफेस, हम अर्थ सरफेस पे मूव भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से फ्रिक्शन की एडवांटेजेस बहुत सारी हैं। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। बात करते हैं, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज बतानी है। तो देखिए, फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज में सबसे पहली डिसएडवांटेज आती है बेटा, जो आपके व्हीकल्स होते हैं उनका जो मैकेनिकल पार्ट्स का वियर एंड टीयर होता है। जैसे क्या है, गाड़ियों के टायर पुराने हो जाते हैं, व्हीकल्स के मैकेनिकल पार्ट पुराने हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो सब कुछ फ्रिक्शन की वजह से होता है। मतलब वियर एंड टीयर, पुराने हो जाना, ख़राब हो जाना किसी भी मशीन के मैकेनिकल पार्ट्स का, दैट इज़ ऑल ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो सबसे इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज यही है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन causes the force of friction causes the wear and tear of moving parts, wear and tear of moving parts of a machine,
क्लियर बेटा? किसी भी मशीन के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उन मूविंग पार्ट्स का वियर एंड टीयर, पुराना हो जाना, घिस जाना, दैट इज ऑल ड्यू टू द फ्रिक्शन। क्लियर? एक सेकंड और मेन एडवांटेज ये है, फ्रिक्शन की वजह से अनवांटेड लॉस ऑफ एनर्जी होता है और इसीलिए जो एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स है वो क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है। तो आप क्या बताएंगे? देयर इज अनवांटेड लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज अनवांटेड loss of energy due to the friction, due to the friction। बेटा फ्रिक्शन की वजह से अनवांटेड लॉस ऑफ एनर्जी होता है। क्लियर? एंड हैंस द एफिशिएंसी, हैंस द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन्स, और इसी वजह से एफिशिएंसी ऑफ द मशीन डिक्रीजेस, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन डिक्रीजेस। क्लियर? और इसलिए जो मशीन्स हैं, मशीन्स की एफिशिएंसी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर देखिए वो कहता है कि जस्टिफाई करिए फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल, इट मीन्स हमने फ्रिक्शन की एडवांटेजेस भी बतानी होंगी और डिसएडवांटेजेस भी बतानी होंगी। ये मेनली दो डिसएडवांटेजेस हैं। देखो जैसे गाड़ियों के टायर हैं, मूविंग पार्ट्स हैं, पुराने हो जाते हैं, घिस जाते हैं, फट जाते हैं, तो वियर एंड टीयर of all moving parts of the machine is due to the friction। और बेटा फ्रिक्शन की वजह से अनवांटेड लॉस ऑफ एनर्जी होता है और इसी वजह से मशीन्स की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। अगर मान लीजिए हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहें तो हमें किन किन मेथड्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट आता है मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शंस, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। क्लियर? हमने मेथड्स बताने हैं। किसके मेथड बताने हैं बेटा? मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के क्या बताने हैं? हमने मेथड बताने हैं। तो देखो बेटा बहुत सारे मेथड हैं। अगर हम पॉलिशिंग और ग्राइंडिंग कर दें तो उससे भी क्या हो जाता है? आपका फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो आप क्या बताएंगे? देखो सबसे पहले हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो फ्रिक्शन की वजह से हम पहले ही बता चुके हैं अनवांटेड लॉस ऑफ एनर्जी होता है, सो इट बिकम्स नेसेसरी टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। क्लियर? तो क्या बताओगे? फ्रिक्शन काजेज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो देखिए क्या बताएंगे? फ्रिक्शन कॉजेज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी, friction causes the wastage of energy and so it is necessary to reduce the friction and hence it is necessary to reduce the friction, necessary to reduce the friction। Following are the methods by which we can reduce the friction। तो देखो क्या बताएंगे? Following are the points, following are the points by which we can reduce the friction, we can reduce the friction। क्लियर? तो आप क्या बताएंगे?
फॉलोइंग मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आया पॉलिशिंग द सरफेस, सबसे फर्स्ट आ गया आपका दैट इज पॉलिशिंग द सरफेस। देखो जनरली हम फर्नीचर वगैरह को पॉलिश कर देते हैं, फर्नीचर वगैरह को पॉलिश करने से फर्नीचर क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो एक तरह से क्या है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए आप क्या बताएंगे, द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड by polishing the surface, by polishing the surfaces। क्लियर? अगर आप सरफेसेस को पॉलिशिंग कर दें तो भी क्या हो जाता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है बाय लुब्रिकेटिंग ऑयल या बाय यूजिंग द लुब्रिकेटिंग ऑयल। जनरली देखो जो मशीन्स होती हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उनमें इंजन ऑयल डाला जाता है जिसको मोबिल ऑयल भी बोलते हैं, इंजन ऑयल भी बोलते हैं। वो बेसिकली क्या होता है बेटा, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है। और वो लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या करता है, मैकेनिकल पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और लुब्रिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करके भी कर सकते हैं, ग्रीस का यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो देखो क्या बताएंगे, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन lubricants like oil or grease are used। to reduce the friction, lubricants like oil, that is lubricants like oil or grease are used, oil or grease आर यूज्ड। क्लियर? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं या ग्रीस यूज़ करते हैं। क्लियर? एक क्या होता है बेटा, बाय यूजिंग द बॉल बेरिंग। बेटा बॉल बेरिंग का यूज़ करने से आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से हम क्या कर देते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो देखो आप क्या बताओगे, बाय यूजिंग द बॉल बेरिंग्स द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन एंड हैंस रिड्यूस्ड। तो क्या बताएंगे, बाय यूजिंग बॉल बेरिंग्स, बाय यूजिंग बॉल बेरिंग्स the sliding friction can be converted, the sliding friction is converted into rolling friction and hence reduced, and hence reduced। क्लियर? तो आप क्या बताओगे, बॉल बेरिंग का यूज करके आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में बदल जाता है और इस वजह से क्या हो जाता है, आपका फ्रिक्शन कम हो जाता है। क्लियर? और एक क्या होता है बेटा, एयर फ्रिक्शन होता है। जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट जब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से मूव करता है, मतलब हम जितने ज़्यादा स्पीडली मूव करेंगे उतना ही आपका एयर फ्रिक्शन क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। क्लियर? तो एयर फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो शेप होती है उसको स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है। स्ट्रीमलाइन इन द सेंस जैसे आपके एरोप्लेन्स होते हैं, जैसे रॉकेट होते हैं, इवन जो आपकी फास्ट मूविंग बुलेट ट्रेन्स वगैरह हैं, उनको आगे से स्ट्रीमलाइन किया जाता है। स्ट्रीमलाइन मतलब नुकीला बनाया जाता है ताकि एयर फ्रिक्शन क्या हो सके, कम हो सके। तो क्या बताएंगे, द एयर फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्ट्रीमलाइनिंग। तो क्या बताएंगे, the air friction can be reduced
can be reduced by streamlining. Clear? By streamlining. क्लियर? तो क्या बताएंगे? स्ट्रीमलाइनिंग करके हम क्या कर सकते हैं? एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या आ गया बेटा? फ्रिक्शन की एडवांटेज, डिसएडवांटेज, जिसको हम नेसेसरी ईवल कह के भी बोल सकते हैं, और ये आ गए मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। क्लियर? चलो अब 2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। एक है आपका एंगल ऑफ स्लाइड और एक है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक तो आएगा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक आएगा एंगल ऑफ रिपोज, या इसको क्या बोल दिया जाता है? दैट इज एंगल ऑफ स्लाइड। क्लियर? तो देखिए बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइड की। तो देखिए पहले आता है आपका, पहले डिस्कस कर लेते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? तो देखिए बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। बेटा जनरली एंगल दो लाइंस के बीच में होता है। तो चलो हम बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, और सरफेस के ऊपर ये कोई बॉडी रखी है और ये इस बॉडी का कॉन्टैक्ट सरफेस है, मतलब दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस है। अब हम एक पॉइंट क्लियर करेंगे कि बॉडी का वेट कहाँ एक्ट करेगा? बॉडी का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, और बेटा कॉन्टैक्ट सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर एक्ट करता है नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन ऑटोमेटिक किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। क्लियर? अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूं बॉडी के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाइड होता है, हम मान लीजिए ये कहते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये क्या है? आपकी डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है? अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है। तो बेटा नो डाउट आपका फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स एंड पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। एंड कहाँ एक्ट करेगा बेटा? पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये क्या आएगा? आपका फ्रिक्शन एक्ट करेगा। फ्रिक्शन को जनरली F से डिनोट करेंगे। और बेटा फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, अगर मैं दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा, मान लीजिए मैं कहता हूं फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, मैं क्या करता हूं? दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूं। क्लियर? और ये जो रिजल्टेंट आएगा, इस रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट, किस किस का रिजल्टेंट? फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट। जनरली मान लीजिए मैं इसको R डैश से डिनोट कर देता हूं। R डैश अपने आप में क्या है? रिजल्टेंट है। किस किस का रिजल्टेंट है? फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम बात करें एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या बताएंगे? इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। क्लियर? तो देखो आप क्या बताएंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन, किस किस के बिटवीन? नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन।
क्लियर? तो आप बता दोगे सिंपल वे में कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? जस्ट एंगल है। किस किस के बीच का एंगल है? नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? और अब देखिए बेटा, आप सिंपल यूज करेंगे। यहां से अगर मैं यूज करूं तो देखिए टेंजेंट थीटा किसके बराबर आएगा? टेंजेंट थीटा आएगा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग क्या आएगा? एफ बाई आर आ जाएगा, फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? आ गया समझ में? एंड ये कहां से आएगा? फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर। क्लियर? जो हमारा फिगर है उस फिगर के अकॉर्डिंग लिखा है हमने ये। और एक आपने ये पढ़ा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? एफ बाई आर। ये क्या है? वी नो दैट, हमें पता है कि म्यू क्या है? एफ बाई आर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूं तो देखिए क्या बताएंगे? कंपेयरिंग दीज, और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आता है? म्यू के बराबर आ जाता है। म्यू कौन सा? म्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहां पे थीटा क्या है? थीटा है आपका दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हुआ? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एंगल ऑफ रिपोज बोल दीजिए या इट इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ स्लाइड। क्लियर? इसको या तो एंगल ऑफ रिपोज बोल दीजिए या इसको बोल सकते हैं दैट इज एंगल ऑफ स्लाइड, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज या ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ स्लाइड। तो देखिए बेटा एंगल ऑफ स्लाइड बेसिकली क्या होता है? एंगल ऑफ स्लाइड की बात करेंगे। मान लीजिए कोई इंक्लाइंड सरफेस है। क्लियर? और हम इस एंगल को मान लीजिए अल्फा मानते हैं और मैं यहां पे किसी बॉडी को प्लेस करता हूं और ये क्या है? बॉडी का कॉन्टैक्ट सरफेस है। अब एक चीज सुनिए बेटा, अगर मैं इस एंगल को इंक्रीज करता जाऊं, ये जो अल्फा एंगल है, अगर मैं इस अल्फा एंगल को इंक्रीज करता जाऊं तो अल्फा की कुछ मिनिमम वैल्यू के लिए बॉडी डाउनवर्ड स्लाइड करना शुरू करेगी। उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइड बोलते हैं। तो ये क्या है? एंगल ऑफ रिपोज क्या बताएंगे? द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच बॉडी बिगिंस टू स्लाइड डाउनवर्ड, जिस पे बॉडी क्या होती है? डाउनवर्ड स्लाइड करना शुरू करती है। तो देखो क्या बताएंगे? एंगल ऑफ रिपोज क्या है? इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड सरफेस, मिनिमम एंगल ऑफ inclined surface at which body begins to slide, at which body begins to slide डाउनवर्ड। क्लियर? वो मिनिमम एंगल जिस पे बॉडी डाउनवर्ड स्लाइड करना शुरू कर दे उसे ही हम क्या कह देते हैं? दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ स्लाइड कह दीजिए या उसको क्या कह दीजिए? एंगल ऑफ रिपोज कह दीजिए। क्लियर? तो अब सुनिए यहां पे क्या आएगा बेटा? बॉडी का जो वेट है वो वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड।
बॉडी है, बॉडी का वेट हमेशा कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और मैं कह रहा हूं वेट के 2 कंपोनेंट कर दो। अब वेट का एक कंपोनेंट तो आएगा, एक बेटा सुनो, वेट डाउनवर्ड, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस होता है। अगर ये कॉन्टैक्ट सरफेस है तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये होगा, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। और अब देखिए मैं वेट के 2 कंपोनेंट कर रहा हूं, एक कंपोनेंट वेट का इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा और ये कंपोनेंट आ जाएगा mg कोस अल्फा और ये कंपोनेंट आ जाएगा mg साइन अल्फा। क्लियर। और अब देखिए, अब आप यहाँ पे हम बात करते हैं, mg साइन अल्फा है, बॉडी ने स्लाइड करना शुरू किया है तो पक्का फ्रिक्शन कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा फ्रिक्शन। और अब यहाँ पे देखिए आप क्या बताएंगे कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन किसके बराबर है, mg साइन अल्फा के बराबर है, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg कोस अल्फा के बराबर है। क्लियर। और अब आप स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आएगा, F बाई आर आएगा, और F बाई आर क्या हो गया, mg साइन अल्फा अपॉन mg कोस अल्फा, और mg से mg कैंसिल और किसके बराबर आ गया, टेंजेंट अल्फा के बराबर आ गया। और इसलिए आप कह सकते हैं जो एंगल ऑफ रिपोज है वो किसके बराबर आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर आ जाता है, म्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर। और बेटा इस तरह से नोट में डालेंगे, क्या नोट में डालेंगे, आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन और आपका एंगल ऑफ स्लाइड या रिपोज दोनों बराबर होते हैं, और किसके बराबर होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होते हैं। नोट में डालेंगे ये पॉइंट। क्लियर। नोट में डालना है ये पॉइंट कि आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों इक्वल होते हैं, और किसके इक्वल होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होते हैं। क्लियर। तो देखिए हमने अब तक पढ़ लिया है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की टाइप, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। इसके अलावा आया एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर। इतना कर लीजिए बेटा, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।